नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ये शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज की हमारी प्राइम डिबेट पे चलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और यहाँ पे जो है हम फिल्म्स के बारे में थोड़ी बात समझेंगे कि कैसे जो है थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फिल्म के केस में डिफरेंट हो जाता है। इंडिया चाइना रिलेशन जो है काफ़ी आज ज़्यादा कवर किया गया है, तो इसको भी थोड़ा डिटेल में समझा जाएगा। और डिस इन्फॉर्मेशन का थ्रेट है हमारे यहाँ पे, इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो ये एडिटोरियल्स हैं, इनको हम देखेंगे यहाँ पे। और शिवाजी महाराज की क्या लीगेसी है, कैसे जो है उन्होंने हमारे यहाँ पे सिस्टम को बदला और मुगलों के अगेंस्ट, स्पेशली औरंगज़ेब के अगेंस्ट उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी, तो उसको देखा जाएगा। एंड देन हैड्रॉन कोलाइडर को लेके यहाँ पे एक जो है उसका सक्सेसर प्लान किया जा रहा है। तो उन चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रंट पेज पे जब हम देखते हैं, सो मल्टीपल न्यूज़ हैं। एक 21 किल्ड इन एक्सप्लोजन एट फायर क्रैकर वेयर हाउस। ओके, सो ये आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सेफ्टी कल्चर कितना पुअर है यहाँ पे। और मोस्टली जो है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपका चल रहा होता है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते हैं। एंड स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं सेफ्टी रिलेटेड लॉज की, फायर सेफ्टी हो गया या बाकी सेफ्टी पैरामीटर्स, वी डोंट हैव दैट सेफ्टी कल्चर इन इंडिया। तो उसी का ही ये कॉन्सिक्वेंस है, जहां आपको देखने को मिल रहा है कि एक एक्सप्लोजन के अंदर 21 लोगों की जो है वो डेथ हो गई है, और उसके अंदर बच्चे और वुमेन दे आर ऑल्सो देयर। ओके, क्योंकि ये जो फैक्ट्री होती है इसके अंदर कई बार जो है वुमेन को एम्प्लॉय करते हैं, कई बार इवन चिल्ड्रन दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन क्रैकर मेकिंग फैक्ट्री। तो ये पूरा सिस्टम इलीगल चलता है, इसीलिए जो है कोई परवाह नहीं करता इसकी। तो ये गड़बड़ है यहाँ पे। ओके, देन बुलडोजिंग ऑफ 6 होम्स इन यूपीज प्रयागराज। अब ये भी न्यूज़ है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है कि ये इनह्यूमन है, इलीगल है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2024 में देयर वाज वन जजमेंट जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि आप किन पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करके ही जो है बुलडोज़र का इस्तेमाल करेंगे। बट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें लगा हुआ है, एंड इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ओके, सो अब सीधा चल पड़ते हैं हमारे यहाँ पे जो डिटेल में हमने चीज़ों को कवर करना है। तो देर वॉज दिस मूवी, इसको 24 कट्स लगाए, और राइट विंग बैकलैश यहाँ पे हो रहा था। अब देखो, ये एक चीज़ समझनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं ना, इसके अंदर क्रिएटिव फ्रीडम भी आती है। ठीक, अब एक पहलू ये होता है कि एक है सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर कुछ ज़्यादा उसके अंदर उन्होंने बुरा बोला है, तो डेफिनेटली जो है वो कम्युनिटी जो है प्रोटेस्ट करेगी। बट कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म भी होता है। तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को एक्सप्लोर करते हुए कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो फिल्म्स वगैरह हैं इनमें कट्स लगाए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। और दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि ये जो आप फिल्म की बात करते हैं, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहली चीज़ है कि भाई आर्टिकल 19(1)(a) इसमें है, हमारे को फंडामेंटल राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, लेकिन हेट स्पीच इसमें नहीं आ सकती। तो यहाँ पे इन मूवीज़ में कहीं पे कोई हेट स्पीच जैसी चीज़ नहीं होती है, बट डिस्पाइट दैट ये कट लगाया जाता है। ठीक है, ये मेंस 2014 में सवाल भी पूछा था। तो बाकी अगर आप चीज़ें देखोगे, देर इज़ दिस स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि आप वर्बल, रिटर्न, विजुअल, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन कर सकते हो, एंड जो विजुअल और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है फिल्म्स उसमें जो है फॉल कर सकती हैं। देर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स दैट आर अवेलेबल हेट स्पीच के अगेंस्ट, और हमारे यहाँ पे आर्टिकल 19(2) भी है जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, अब देखो, ये फिल्म सर्टिफिकेशन की जो बात है इसको सेंसर बोर्ड नहीं कहना चाहिए। सो इट इज़ सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, इसको रिफॉर्म करना चाहिए। ओके, तो श्याम बेनेगल कमेटी है, श्याम बेनेगल कमेटी के रिकमेंडेशन है, और वो रिकमेंडेशन जो है हमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एंड तब जाके चीज़ें जो सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा। तो और ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत भी है हमारे यहाँ पे, और ख़ासकर जब आप फिल्म्स की बात करें और OTT के अंदर जो रिलीज़ होती हैं, तो चीज़ें अलग अलग चलाई जा सकती हैं। ठीक है, अभी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशनली तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम्स को साथ हम लोग डील नहीं कर पा रहे हैं। खासकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है, इफ़ दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, तो उस केस में आर्टिस्ट को क्या हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन देना चाहिए। So this is the, you can say, point that they are making here.
अब आगे चलते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस पे। तो ये देखो 2017 में सवाल भी पूछा गया था कि चाइना इज यूजिंग इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉजिटिव ट्रेड रिलेशन टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। देखो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तो उनका चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा और आस्पेक्ट लेके चलना है, ठीक है। और आस्पेक्ट क्या है? दैट इज वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, कि आप अपने इकोनॉमिक ट्रेड को वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे आप इसको वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? यू आर गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन द अदर पार्टी। और यहाँ पे एक चीज़ जो और निकाली थी, दैट इज डेट ट्रैप। ओके, तो मल्टीपल एशियन कंट्रीज दे आर इन डेट ट्रैप, मल्टीपल अफ्रीकन कंट्रीज दे आर इन डेट ट्रैप। अब होता क्या है, उसका इस्तेमाल करके पॉलिटिकल गेन्स चाइना अपने लिए ले लेता है कि भी आप डेट नहीं दे सकते, तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू ऑफर टू अस। एंड नॉट जस्ट दैट, चाइना उनको फोर्स करता है कि आप मिलिट्री बेस बनाने दो, ठीक, कि हमें मिलिट्री बेस बनाने दो। एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यू कैन से लीज पे ले रहे हैं वो ज़मीन। तो वो भी एक समस्या है। लाइक श्रीलंका के अंदर इन्होंने मल्टीपल ईयर्स की लीज ले रखी है। तो ये कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि एशियन कंट्रीज़ की सोवरेनिटी, ओके, वो यहाँ पे वायलेट हो रही है। और इंडियन कंटेक्स्ट में तो ये हमारे इंटरेस्ट के बिल्कुल ही खिलाफ जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का एस्पेक्ट था। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग एलिफेंट एंड ड्रैगन डुएट और 75th एनिवर्सरी। इंडिया और चाइना के बीच में टाइज अच्छे होने चाहिए, थिंग्स शुड इम्प्रूव, लाइक वी ऑल्सो से दैट द थिंग्स शुड इम्प्रूव। बट एक चीज़ आपको समझनी है, जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, दैट बॉर्डर डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड, बिकॉज जब तक वो नहीं होगा, अगेन दीज थिंग्स विल फ्लेयर अप अगेन एंड अगेन। तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी। आज आप देख लो 134 बिलियन डॉलर का आपका ट्रेड है, 134 बिलियन डॉलर, ठीक है, ये हमारा ट्रेड है। अब पॉइंट इज दिस, इस पर्टिकुलर चीज में जो ट्रेड डेफिसिट है वो 100 बिलियन डॉलर के अराउंड है। तो हम अंडर प्रेशर है आज की डेट में, ये रियलिटी है। क्लियर? हमें नुकसान हो रहा है यहाँ पे, चाइना को तो फायदा है। एंड चाइनीज दे हैव दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी, जिसके तहत वो इंडिया को एनसर्कल करना चाहते हैं, इंडिया को बिजी रखना चाहते हैं। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडियन टेरिटरी से होकर निकलता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में से जा रहा है। तो ये इस तरीके से चल रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, बांग्लादेश के साथ अपने टाइज इंप्रूव कर रहे हैं, म्यांमार के साथ इंप्रूव कर रहे हैं, श्रीलंका दे ऑलरेडी हैव प्रेजेंस। नॉट जस्ट दैट, मालदीव्स में भी इनकी प्रेजेंस है, और पाकिस्तान में तो इन्होंने गवादर पोर्ट बनाया ही है। सो ये आप समझ सकते हैं कि कैसे एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया चल रही है। अब देखो, हम इससे डील नहीं कर सकते, डील इन द सेंस दैट आप चाइना को रोक नहीं सकते हो ये करने में, बिकॉज हर कंट्री ऐसा करता है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। इंडिया को अपनी प्रिपरेशन जो है वो बेटर करनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। एंड वी आर हैविली, यू कैन से, एक्सपेंडिंग आर नेवी। इन थ्रेट्स को देखते हुए इंडियन नेवी जो है वो बहुत स्ट्रांग अब बना रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, बड़ा आइडिया है जिसके ऊपर जो है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा थ्रेट इस तरीके का है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देखो, ये जो है प्रीलिम्स 2023 का सवाल है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडिया हैज़ मोर एरेबल लैंड, मोर एरेबल एरिया देन चाइना। अब देखो, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बात करोगे ना, तो येस, दिस इज़ करेक्ट। क्लियर? अगर परसेंटेज की आइडिया से लेके चलना है तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया इन एज कम्पेयर टू चाइना। ये बिल्कुल ठीक है। चाइना के अंदर अगेन 41% एरिया जो है वो कल्टिवेटेड है, और इंडिया के अंदर इरीगेटेड कवर जो है वो 48% है, तो हमारे पास ज़्यादा है ये। तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट दे आर कमिंग अप, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हायर देन इन चाइना। नहीं, चाइना के अंदर 50 to 100% हमसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। सो कमिंग अप टू दिस ओनली टू, दिस इज़ द राइट आंसर। अब देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें ना इस पर डिपेंड करेंगी। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देख रहे हो तो इंडिया होगा, और टोटल टर्म्स में, क्यूमुलेटिव टर्म्स में देखोगे तो चाइना होगा। तो ये कभी कभी चीज़ें जो हैं, ये यूपीएससी क्या इंटरप्रेट करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमें वहीं पे छोड़नी होती हैं, हम इन चीज़ों में कुछ खास कर नहीं सकते हैं। Then there is this editorial talking about India-China ties. He is ambassador to India, Chinese ambassador हैं, और चीज़ों को लिख रहे हैं कि 75th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, और अच्छी चीज़ है यहाँ पे, कंट्रीज शुड, यू कैन से, कम टुगेदर। और आज की डेट में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अरविंद सुब्रमण्यन, ठीक है, और ही हैड बीन आर, यू कैन से, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो
ये जो है थे, और इनकी एक किताब है उसमें इन्होंने बताया है कि जिस तरीके से आज की डेट में ये जो ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है, ठीक, ये ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म के केस के अंदर जो है ये ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म इज गोइंग ऑन, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर टाइम, ओनली वी कैन डील, ओके, हम इस चीज़ को अच्छे से डील कर सकते हैं। डील इन द सेंस दैट इंडिया एंड चाइना वी कैन कम टुगेदर एंड वी कैन, यू कैन से डिसाइड ऑन दिस। तो ये बड़ी चीज़ है, बिकॉज दोनों ही बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, और अपकमिंग मीन्स चाइना इटसेल्फ इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और इंडिया भी बढ़िया अच्छा कर रहा है यहाँ पे। सो ये हमारे लिए जो है मेजर पॉइंट्स हैं, और यही चीज़ ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लीडरशिप गाइडेंस जो है वो ज़रूरी है। अब देखो 1962 में हमने वॉर लड़ा, लेकिन उसके बाद राजीव गांधी ने मैच्योरिटी दिखाई एंड ही विजिटेड इन 1988, एंड आफ्टर दैट यू कैन से जो है चाइनीज़ प्रीमियर भी यहाँ पे आए थे। तो ये जो है की पॉइंट है। अच्छा, कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करें तो कल्चरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो हमारे यहाँ पे है बिल्कुल, और हज़ारों मीन्स एंशियंट टाइम से ये जो है ये चल रहा है। तो दैट इज़ द अदर आइडिया जो हमें देखना है। देन देर इज़ दिस डायलॉग ओवर डिफरेंसेस। तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसको लेके रेगुलरली हमें डायलॉग करने की ज़रूरत है, बिकॉज छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट होते हैं, वो बढ़ के प्रॉब्लम बड़ी बन जाते हैं। तो वो चीज़ हमें जो है बिल्कुल अवॉइड करनी होगी, एंड ये मेच्योरिटी के साथ ही हमें समझ में आता है। सो दिस इज़ द गुड आइडिया, क्लियर। और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें तो कलेक्टिवली हम लोग जो है ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड का कर सकते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग साथ हो, ब्रिक्स में आप लोग साथ हो। तो ये एक ऑल्टरनेटिव तो है, ठीक है, हम इसको बिल्कुल भी हटा नहीं सकते हैं। अनदर पार्ट इज दिस, रशिया इज ऑल्सो देयर, क्लियर। तो ये थोड़ी इक्वेशन अच्छी हो जाएगी अगर रशिया, इंडिया, चाइना जो है वी आर वर्किंग अप थिंग्स टुगेदर, तो इट विल बी गुड फॉर अस, क्लियर। ये है बड़ा आइडिया, ओके। और रीसेंट डेवलपमेंट्स में अगर आप बात करते हैं तो कम्युनिकेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में थोड़ा इन्होंने सेट कर दिया है, मिलिट्री टू मिलिट्री इक्वेशन भी नॉर्मलाइज हो रही है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ सेम एज इट यूज टू बी प्री गलवान, बट उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, क्लियर। और स्टेबल रिलेशनशिप हमारा फोकस होना चाहिए, दोनों कंट्रीज़ को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ द बिग आइडिया, ओके। और इसी डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। अब बात करते हैं डिस इन्फॉर्मेशन की। तो इंडिया को आज की डेट में एक मेजर थ्रेट ये डील करना पड़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप डिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हो तो एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे एक इन्होंने चीज़ बताई है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। तो ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन देता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इन्होंने मेंशन किया है दैट दिस रिस्क रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपको ये याद रखना है, ये एडिटोरियल स्टार्ट ही उस इंफॉर्मेशन से हो रहा है। तो आज की डेट में जो है यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन ये टॉप शॉर्ट टर्म यू कैन से ग्लोबल थ्रेट है, बिल्कुल सब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। खासकर जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में जो है आप इसको रेफर करके अपने आंसर में लिखना। तो इंडिया के केस में अगर आप बात करते हो तो पॉलिटिकल डिसइंफॉर्मेशन इट अकाउंट्स फॉर 46% ऑफ द कंटेंट, और इसके बाद जनरल इश्यूज और रिलीजियस कंटेंट जो है वो आ जाता है यहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे फैलाई जा रही हैं। देखो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वी आर वल्नरेबल, और आपके जो एनिमीज़ हैं ना वो इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट ज़रूर करेंगे। उनको पता है यहाँ पे जो है पढ़ी लिखी जनता थोड़ी कम है और लोग जो है सेंटिमेंटल ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस चीज़ को ये लोग एक्सप्लॉइट करते ही करते हैं। तो दिस इज़ द बिग आइडिया, ठीक है, ये है बड़ा पॉइंट यहाँ पे। अच्छा, ग्लोबल कंसर्न की बात करें तो हाई इनकम कंट्रीज एक्सप्रेस ग्रेटर कंसर्न ओवर द डिसइंफॉर्मेशन कंपेयर टू द लोअर यू कैन से इनकम कंट्रीज। तो हाई इनकम कंट्रीज जो हैं उनके लिए बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि हर चीज़ मतलब अभी डिजिटल की तरफ चल रही है। लोअर इनकम नेशंस के अंदर तो वो डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है, बट हमारे यहाँ पे डिजिटल पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा है, और उससे होगा क्या, कोई भी अगर डिसइंफॉर्मेशन जो फैलेगी उसका पेस बहुत इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एक्सपोनेंशियली फास्ट पेस पे जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन लार्ज नंबर ऑफ लोगों तक पहुंच जाएगी। तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम यहाँ पे। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस पे हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। वी हैव टू डू मोर, और करने की ज़रूरत है। और आपको सुपरवाइजरी बोर्ड्स बनाने हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल कीजिए। जो इंटरमीडियरीज है ना, फेसबुक, गूगल, दे देमसेल्फ हैव टू डेवलप दैट सिस्टम कि वो जो है ख़राब इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर सकें।
और रेगुलेटरी एक्शन तो हमें करने की ज़रूरत है। एंड वी हैव अ बेंचमार्क कि यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सर्विस एक्ट, आप इसको रेफर करके अपने यहाँ पे एक डोमेस्टिक लॉ बना सकते हैं। सो दिस इज द आइडिया दैट वी कैन एक्सप्लोर हियर। ओके, अब देखिए हम प्रोजेक्ट बहुत सारे चला रहे हैं, जैसे शक्ति, इंडिया इलेक्शन फैक्ट चेकिंग कलेक्टिव एंड डी फेक एनालिसिस यूनिट, तो ये बनाया हुआ है यहाँ पे। अब ऐसे और यूनिट्स को बताने की ज़रूरत है, इनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। क्लियर, वो सारे सब स्टेप्स जब हम कर लेंगे तो डिस इन्फॉर्मेशन से भी लड़ा जा सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ पब्लिक अवेयरनेस। तो जनता को जब पता लगेगा ना कि आप इन चीज़ों के थ्रू ना चलें, ओके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ना पढ़ें, खुद मेहनत करें ना, चीज़ों को जानना कितना मुश्किल है, इंटरनेट के इस्तेमाल से आप किसी भी चीज़ को जान सकते हैं। तो वही चीज़ पॉइंट आउट की है। अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कि आज की डेट में ये टॉपिक चल रहा है, मतलब फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। सो ही एस्टैब्लिश्ड हिंदवी स्वराज्य, बेसिकली हिंदू पद शाही जो है इन्होंने ली थी। एंड ही हिमसेल्फ कंसिडर हिमसेल्फ टू बी अ प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म, और इन्होंने डिक्लेयर भी किया था अपने आप को। ठीक है, तो अब देखिए इनको जो है गद्दी पे बिठाया गया था 1674 में, और 1680 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो 6 साल तक ये रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बहुत ही कम टाइम तक रहे, बिकॉज ही वॉज बिजी विद वॉर्स कंटिन्यूसली। ये जो है ये वॉर के अंदर बिजी रहे हैं थ्रू आउट, आगे इनकी लाइफ देख लीजिए। तो ही हिमसेल्फ वॉज अ लीडर एंड ही हिमसेल्फ वॉज अ मिलिट्री जनरल, वो लेवल जो है इनका था यहाँ पे। एंड गुरिल्ला वॉर यहाँ पे करते थे, तो काफ़ी इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन भी है उसके अंदर। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ यहाँ पे हाईलाइट भी कर दूँ, तो एक बार आप जरा इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखो। आप उसके अंदर जो है मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। कुछ एक टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो हमारे एग्ज़ाम सेंट्रिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के हिसाब से चीज़ें जो हैं ठीक हैं, जो देखते हैं उसके अंदर। तो जब आप इसको देखेंगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे इन्होंने पॉइंट आउट क्या क्या किया हुआ है। देखिए, तो पहली चीज़ जो मतलब इनकी हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कुछ जो है उस समय के जो बाकी यूरोपियन लीडर्स जो थे उनसे पता लगता है। ठीक है, ही वॉज अ वेरी यू कैन से बुल वॉक ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गुरिल्ला वॉर करते थे, और काफ़ी जो है इनका नाम था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब देखो अलग अलग मुद्दे चलते हैं। तो फर्स्ट इज़ रिलेटेड टू हिज कास्ट आइडेंटिटी। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा तो ये मुद्दा चलता ही है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड द पॉइंट इज़ दिस, ये बहुत ही इंक्लूसिव फिगर है शिवाजी महाराज की। ठीक, बहुत इंक्लूसिविटी के लिए जाने जाते हैं ये। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कोई लोग कहते हैं कि ही यूज टू बिलोंग टू अपर कास्ट, कई लोग कहते हैं ही बिलोंग्स टू यू कैन से लोअर कास्ट। द पॉइंट इज दिस, ही वॉज दैट आइडेंटिटी जिसके अंदर ये कास्ट आइडेंटिटीज आपकी मेल्ट हो गई थी। दैट वॉज द यू कैन से ऑरा ऑफ शिवाजी महाराज। इतना जबरदस्त जो है इनका व्यक्तित्व था। और अगर आप देखें तो कई लोग कहते हैं कि ये नारी कुरवर जो है इस नोमैडिक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। अब ये गॉड नोस ये क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे नहीं, बट ओवरऑल द एडमिनिस्ट्रेशन दैट ही रैन, इट वाज एन इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही जो है अच्छा इन्होंने सिस्टम वहाँ पे बना रखा था। क्लियर, तो ये एक आप इनको समझना है, जिस चीज़ को आप बिल्कुल यहाँ पे बता सकते हैं। एंड देन यू कैन से हिज जो इनके बाकी कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो संस्कृत को स्प्रेड आउट करने के लिए इन्होंने जो है काफ़ी कुछ यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, संस्कृत को स्प्रेड करने के लिए कि भी आप जो है संस्कृत उस टाइम पे पढ़ाई जाएगी। तो ये था राज्य विहार कोश। तो राज्य विहार कोश ये याद रखना आप कि इन्होंने स्पॉन्सरिंग की थी कि भी संस्कृत टेक्स्ट है ये राज्य विहार कोश। ये जो है पर्शियन जो उस टाइम के लॉज वगैरह चलते थे उसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि इंडिया में तब जो है उससे पहले मुगल या इस्लाम जो है वो पर्शिया से और उस एरिया से आए थे लीडर्स, तो उनका उन्होंने स्प्रेड आउट किया हुआ था। तो एक तरीके से कोर्ट लैंग्वेज भी पर्शियन हो गई थी। तो यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज को लेके आना, दैट वाज डन बाय शिवाजी। और ये राज्य विहार कोश याद रखना आप। ठीक है, ये इन्होंने जो है क्रिएट करवाया था यहाँ पे, ये शिवाजी महाराज जी का था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ही पोर्ट्रेड हिमसेल्फ टू बी ए छत्र। छत्र का मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो इन्होंने जो है एक तरीके से सबको प्रोटेक्ट करने की शपथ यहाँ पे ली थी। अच्छा, अब आप एक चीज़ और देखेंगे तो देर इज़ यू कैन से एक जो रूल औरंगजेब के अंडर एक फतवा निकला था, दैट इज़ अल फतवा अल आलम क्रिया अल फतवा अल आलम क्रिया। तो उसके अंडर क्या होता था कि मुस्लिम्स दे वर अलाउड टू परचेज ऑन
द स्लेव्स, ओके, मुस्लिम्स को अलाउड था कि वो स्लेव्स रखेंगे। शिवाजी केम एंड शिवाजी ने अपने यहाँ पे एक चार्टर साइन किया और ये स्लेव ट्रेड वगैरह इस सिस्टम को बैन कर दिया था उन्होंने कि ये सारी चीज़ें जो है ये नहीं होंगी। ये जो है बहुत बढ़िया इन्होंने सिस्टम यहाँ पे बनाया एंड एक तरीके से बैनिंग, फ्रीइंग, स्टॉपिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द स्लेव्स जो भी थे, ये सब सिस्टम जो है इन्होंने बंद कर दिया था। सो ही वॉज दैट रिमार्केबल पर्सन। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है याद रखने होंगे यहाँ पे। अच्छा, आप देखो, एक बात समझना है कि इनकी जो पहली बायोग्राफी थी दैट वाज रिटन इन 1697 और उसको बोला जाता है सबसद बखर। ठीक है, तो सब सद बखर, ये याद रखना आप। ठीक, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? और उस समय जो है एक और सिस्टम हुआ करता था, इन्होंने ना रेयतवारी सिस्टम वहाँ पे लगाया, और रेयतवारी सिस्टम से पहले जो है वहाँ पे वतनवारी सिस्टम हुआ करता था, वतनदारी बोलते हैं उसे। तो वतनदारी सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे, उसको रिप्लेस करके रेयतवारी सिस्टम इन्होंने लाया, विच वॉज मोर यू कैन से प्रो, आप बोल सकते हो पीजेंट्स, वो था वो सिस्टम। तो बढ़िया था। ठीक है, शिवाजी महाराज जी का जो समय था वो बहुत अच्छा माना जाता है, और ये सारी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। तो ये हमने देखा ना, ही अबोलिश्ड वतनदारी सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस रेयतवारी सिस्टम, तो बढ़िया था सिस्टम। क्लियर? आगे देखते हैं यहाँ पे एंड अब हम एक ये हाड्रॉन कोलाइडर बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखो, शिवाजी महाराज ही अर्नड अ टाइटल ऑफ शककर्ता। तो इनके टाइम पे जो है इन्होंने सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, रिफॉर्म्स भी किए एंड सेक्युलर फिगर इनकी थी वहाँ पे। क्लियर? अब देखिए, सन रिवील्स प्लान टू हैव लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर सक्सेसर। अब देखो 2012 के अंदर सवाल पूछा था इन्होंने, एंटी मैटर के ऊपर सवाल पूछा था। तो अब सीधा जो है इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो सन है ये यूरोपियन एजेंसी है जिन्होंने जो है ये हाड्रॉन कोलाइडर बना रखा है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, तो हम जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी स्टडी करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज बहुत लंबी लेंथ में जाता है ये। अब एंटी पार्टिकल की खासियत क्या होती है? इट इज सेम एज ऑर्डिनरी पार्टिकल, बट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑपोजिट हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करते हो, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उसका जो एंटी मैटर होगा, एंटी मैटर इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन नहीं होगा, पॉजिट्रॉन होगा। ये याद रखना आप। पॉजिट्रॉन सेम मास का होता है, इलेक्ट्रॉन जितना ही मास होगा, लेकिन पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एंटी मैटर को हम लोग समझ के, मतलब दे आर प्राइमरीली फाउंड इन कॉस्मिक रेज, और हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं इनको स्टडी करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से स्पेस का ओरिजिन हुआ होगा, कैसे जो है लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, वो सारा आइडिया आपको यहाँ से पता लगता है। क्लियर? तो ऑर्डिनरी न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम जो है उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और अल्फा पार्टिकल जो है विच व्हेन एमिटेड इन रेडियो एक्टिव डिके वर फाउंड इन दिस फॉर्म बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने जो है इसे फाउंड किया था। क्लियर? तो अब न्यूक्लियस ऑफ एंटी हीलियम की बात कर रहे हैं, कंटेन्स 2 एंटी प्रोटॉन्स एंड 2 एंटी न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये एंटी हीलियम का जो है इन्होंने ये आइडिया उसको बारे में बता रहे हैं। तो ये सारे जो है जानकारी थी जो आपको आज के सेशन में पता होनी चाहिए थी। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू, देखेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल पेज में कुछ छूट तो नहीं गया, मोर और लेस थिंग्स हैव बीन कवर्ड, चीज़ें जो है ठीक तरीके से कवर हो गई हैं। ओके, सो अब देखिए, एक चीज़ है, यूरोप के अंदर एक ट्रेंड देखा गया है कि राइट विंग पार्टीज़ का जो है वहाँ पे वो राइज हो रहा है। अब राइट विंग मतलब जो लोग कल्चरल नेशनलिज्म जैसी चीज़ लेके आते हैं। ठीक है, और बहुत से ऐसे इसमें लीडर हैं जिन्होंने इस्लाम को क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये देखा है। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे भी हमें यूरोप में भी दिख रही है, और फ्रांस के अंदर भी ऐसा हो रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, ये लोग, ये पब्लिकली जो राइट विंग जो वहाँ पे बोल रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन को भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, उन आइडियाज़ के अगेंस्ट जाके जो है ये बातचीत कर रहे हैं। सो ये पॉइंट थोड़ा हमें समझना है। ठीक है, कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में हम लोग स्प्रेड आउट हैं, और इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर अस। ओके, हमारे लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा वैसा। तो दिस वॉज व्हाट वी हैव फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।